तो जैसे अल्फ़ा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, वैसे ही मैं आशा करती हूँ आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आज भरी हुई होगी। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, स्माइल कीजिए और फिज़िक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैसे ही एनर्जी आने वाली है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने कुछ रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। तो एक नाम जाना, हेनरी बेक्यूरेल, मैरी क्यूरी, पियर क्यूरी, इनके बारे में जाना। रेडियो एक्टिविटी कैसे डिस्कवर हुआ उसके बारे में जाना। तो आज हम बात करने वाले हैं वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, वो जो अनस्टेबल न्यूक्लियई है, वो कैसे स्टेबिलिटी के ओर आते हैं, और आते वक्त वो जो अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज एमिट करते हैं, उनके बारे में ही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कोई अगर अनस्टेबल न्यूक्लियई स्टेबल होना चाहता है, वो अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज एमिट करेगा। तो एक साथ अल्फ़ा बीटा नहीं करेगा। तो जानते हैं पहले अल्फ़ा बीटा गामा ये रेज क्या है। तो अगर मतलब मैं क्या करूँ ना, एक लेड के मतलब बॉक्स में ऐसे करके एक न्यूक्लियई को, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियई को यहाँ पर रख दूँ, तो क्या होगा ना, साइड से यहाँ से वो रेडिएशन, मतलब न्यूक्लियई को हम आइडियली मानते हैं ना, मतलब वो स्फीयर होता है। आइडियली क्या मतलब, असलियत में भी एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा कि 99% तक तो हमें ये श्योर है कि ये स्फीयर ही है न्यूक्लियई। तो वो चारों ओर से ऐसे रेडिएशन एमिट करेगा। तो हमें चाहिए एक रे। तो रे बनाने के लिए हम क्या करेंगे ना, जैसे कि सपोज़ करो एक बलून में पानी भरा हुआ है, तुम्हें मतलब एक बहुत ही पतली सी धार चाहिए पानी की। तुम उसमें सुई से एक होल बना लोगे। वैसे ही हमें एक होल चाहिए जिससे रेडिएशन निकल रही हो। तो वैसे ही बनाने के लिए हमने इसे चारों ओर से लेड के बॉक्स में कवर कर दिया है। एक ओर से रेडिएशन निकलेगा। तो ऐसा तो नहीं है ना एक ही रे निकलेगा, बहुत सारे रे निकलेंगे। तो इनमें एक चीज़ ऑब्ज़र्व की गई कि सपोज़ करो ये साइड मैंने पॉजिटिव और ये साइड मैंने नेगेटिव ले ली है, मतलब चार्ज के हिसाब से। मुझे बुक के हिसाब से याद नहीं, तो मैंने अपने हिसाब से बोल रही हूँ। ये सपोज़ करो पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। तो यहाँ पर से एक रे इस तरफ अगर मुड़ रही हो, तो उस रे का नेचर क्या होगा? ऑब्वियसली उसमें कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे। और अगर वो पॉजिटिव की ओर जा रहा है, नेगेटिव की ओर जा रहा है, तो वो उसमें क्या होगा? कुछ पॉजिटिव पार्टिकल होंगे। पॉजिटिव को और जाने वाला जो रे है जिसमें नेगेटिव पार्टिकल है, उसे हम बोलेंगे बीटा रेज। और नेगेटिव की ओर जाने वाला जो है जिसमें पॉजिटिव पार्टिकल है, उसे बोलेंगे हम अल्फ़ा रेज। पर कुछ रेज न्यूट्रल है, तो इस रे को बोलेंगे हम गामा रेज। तो अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली होता है डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियई। तो मतलब ऐसा तो नहीं है हीलियम से बनाते हैं, पर ये हीलियम से रिजेंबल इसलिए करता है क्योंकि अगर हम हीलियम लें तो हीलियम क्या होता है? हीलियम 2 4, राइट। तो अगर इसमें होंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली, क्योंकि इसके ऑर्बिट में, 1s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और इस पे इसके पास 2 प्रोटॉन है, 4 न्यूक्लियन है। मतलब न्यूट्रॉन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 है हमारे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का निकाल देते हैं, इसे हीलियम प्लस प्लस बना देते हैं। तो इसके पास अब होगा 4 मास नंबर और Z होगा कितना? 2, वही। पर अब क्या है ना, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस चीज़ को हम बोल देंगे अल्फ़ा पार्टिकल। और बीटा जो रेज होता है, बीटा रेज
ऑर्डिनरीली नेगेटिव चार्ज को कंटेन करता है। वो क्या होता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं। और गामा रेज क्या है? गामा रेज में कोई मतलब चार्ज नहीं, ये दो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज एंड वगैरह वगैरह। बट गामा रेज में ना ही कोई चार्ज है, ना ही कोई मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है। हाँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है। गामा, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है। तो ये क्या है ना, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है, ये बना कैसे? ऑब्वियसली इसकी ओरिजिन की वजह फोटोन होगी। तो जब यहाँ पर एनर्जी का चेंज होता होगा, एक फोटोन निकलता होगा। वो फोटोन मतलब अल्फ़ा डिके हो, बीटा डिके हो, कोई भी डिके हो, हम यहाँ पर रेज के बारे में बात करें, पर अगर अल्फ़ा डिके हो, बीटा डिके हो, कोई भी डिके हो रहा हो ना, तो ऑब्वियसली उस न्यूक्लियर में कुछ एनर्जी का चेंज होगा। और अगर एनर्जी का चेंज हो रहा है तो फोटोन भी निकलेगा। और अगर फोटोन निकल रहा है तो गामा रेज ऑब्वियसली हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये होता है हाईली पेनिट्रेटिंग, ये उससे थोड़ा कम, और ये उससे भी कम। मतलब पेनिट्रेशन की अगर बात करें तो गामा इज़ हाईली पेनिट्रेटिंग, उसके बाद आता है बीटा, उसके बाद आता है अल्फ़ा। तो अगर हम इस सीक्वेंस को उल्टा कर दें और अल्फ़ा बीटा गामा बोलें, तो ये जो सीक्वेंस है वो है एनर्जी का। अल्फ़ा पार्टिकल में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बीटा पार्टिकल में एनर्जी थोड़ी कम है, और गामा में थोड़ी और कम है। तो ये हो गया सीक्वेंस इन दोनों का, एनर्जी और क्या मैंने बोला, और इनके पेनिट्रेशन के बारे में। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से ही ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करते। हमने हेनरी बेक्यूरेल का एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया था, तो वहाँ पर देखा था वो फोटोग्राफिक प्लेट में कुछ स्टेन्स देखकर ही ये प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ कुछ रेडियो एक्टिविटी होता है। तो इस हिसाब से ही हमने क्या देखा ना, अल्फ़ा जो रेज़ है वो फोटोग्राफिक प्लेट में बहुत मतलब आसानी से दाग छोड़ देगी। बीटा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, गामा उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट है दाग छोड़ना। तो ये हमने एक सीक्वेंस देख लिया। तो एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मैंने भी सुना ही था, तो मैंने सोचा कि बड़ा क्वेश्चन है, आपसे भी पूछ लूँ। तो तुम इमेजिन करो कि तुम हीरो या फिर हीरोइन बने हुए हो, कोई विलेन तुम्हें ले जाता है और तुम्हें 3 कुकी ऑफ़र करता है। बोलता है कि एक कुकी में क्या है ना, मतलब उससे बीटा रेज एमिट होंगे, दूसरे कुकी में क्या, उससे अल्फ़ा रेज एमिट होंगे, और तीसरे से ऑब्वियसली गामा रेज एमिट होंगे। तो तीनों तो दिख रहा है डेंजरस, रेडियो एक्टिव कुकी कौन खाएगा? ऑब्वियसली विलेन तुम्हें लेके आया है, उसलिए तुम्हें खिलाएगा। तो बोलता है तुम एक काम करो, तीनों कुकी में से एक कुकी तुम खाओगे, मतलब मरोगे। दूसरे कुकी को क्या करो ना, तुम अपने पॉकेट में रख दो, और तीसरे कुकी को अपने हाथ में पकड़ के रखो। तो ये सोचने वाली चीज़ है, अब करना क्या है? तो हम देखते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, ये 3 कुकी है। तो पहले कुकी अल्फ़ा कुकी जो है, हमें पता है वो हाईली पेनिट्रेटिंग नहीं है। मतलब अगर एक 0.1 सेंटीमीटर का एल्युमिनियम फॉल भी तुम ले लो, उससे भी अल्फ़ा रेज पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो तुमने कहा कि हाँ ये पेनिट्रेट तो नहीं कर पाएंगे, और मुझे ये हाई एनर्जी वाली चीज़ अपने पेट के अंदर नहीं चाहिए, नहीं तो मर जाऊँगा या मर जाऊँगी। तो इसलिए तुमने डिसाइड किया अल्फ़ा रेज ये पॉकेट से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, हाथ से भी क्या ही कर लेगा, तो इसे रखते हैं अपने हाथ में। तुमने दूसरा देखा बीटा कुकीज़, तुमने बोला बीटा कुकीज़ थोड़ा ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है, इसे तो हाथ में रखना नहीं है, अभी हम इसे पॉकेट में रख लेते हैं, क्योंकि
ये क्या है ना, थोड़ा थिक एल्युमिनियम का जो शीट है उससे पेनिट्रेट नहीं कर पाता, मतलब थोड़ा तो ज़्यादा पेनिट्रेट करता है पर इतना भी ज़्यादा नहीं कि पॉकेट से पेनिट्रेट करके मेरे बॉडी के अंदर आ जाए। और अगर खा लूँ या खा लूँ तो मतलब राम 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 नाम सत्य होगा। तो इसलिए इससे तुमने अपने पॉकेट में रख लिया और अभी तुम्हें वेट करना है कहीं विलेन देखना ले तुम्हें कुकी फेंकते हुए, नहीं तो अगर ये खा लिया तो वैसे भी मरने वाले हो। पर अगर तुम हाथ में भी पकड़ो तो भी मरोगे, क्योंकि गामा रेज पेनिट्रेट बहुत अच्छा करती है। पॉकेट में रखो तो भी पेनिट्रेट कर देगी, क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी अच्छी है कि मतलब वो आयरन के मतलब 30 सेंटीमीटर थिक स्लैब को भी पेनिट्रेट कर सकती है। मुझे ठीक से मतलब सब डेटा याद नहीं, पर मैं अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ। इतना थिक आयरन के स्लैब को पेनिट्रेट करे, तुम हाथ में पकड़ो, पॉकेट में रखो, या फिर यहाँ पर भी रख को मतलब कहीं टेबल पर भी रख दो। अगर तुम उसके पास हो तो ये पेनिट्रेट करेगी, तो कोई मतलब नहीं हाथ या पॉकेट में रखने का। अगर तुम्हें तीनों को ऐसे रखना ही है, इसे खा लो। तुम हाथ में पकड़ो, जेब में पकड़ो, पेट में रखो, एक ही समान है गामा रेज के लिए। तो अब थोड़े लॉज के बारे में बात कर लेते हैं। तो रदरफोर्ड और सोडे ने ये सब रेडियो एक्टिविटी देखकर ये बताया कि मतलब अगर कोई रेडियो एक्टिविटी शो करता है, कोई न्यूक्लियस शो करता है, तो मास कंजर्वेशन रहेगा, जो कि मतलब फिजिक्स का लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जो रिएक्टेंट लिया उसका मास नंबर, जो प्रोडक्ट बना उसके मास टोटल मास नंबर के साथ इक्वेट करेगा। और वैसे ही चार्ज का होता है, मतलब जो प्रोडक्ट लिया उसके ऊपर कितना चार्ज था और जो रिएक्टेंट लिया उसके ऊपर टोटल कितना चार्ज हुआ। इन दोनों साइड मतलब एक इक्वेशन अगर देखें तो दोनों साइड में टोटल चार्ज और मास इक्वल होंगे। तो इसके बाद सोडे और फजान ने एक रूल बताया, जो कि था अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज के बारे में। तो अगर अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करेगा तो मतलब हीलियम प्लस प्लस न्यूक्लियस अगर निकलता है किसी मतलब न्यूक्लियस से, तो ऑब्वियसली उसका मास नंबर 4 से डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, ए उसका 4 होगा और जेड उसका 2 होगा। तो अगर ये निकला तो उसका मास नंबर 4 से और चार्ज 2 से डिक्रीज़ होगा। बीटा का हमने क्या पढ़ा, उसका हमने ये पढ़ा कि मतलब अगर बीटा रे एमिट होगा तो उसका चार्ज सिर्फ हमें देखने को मिलेगा 1 से मतलब डिक्रीज़ होगा। ई माइनस होता है -1, तो मतलब उसका जो चार्ज -1 अगर निकल रहा है तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक इंक्रीमेंट इन चार्ज, राइट। तो अगर इंक्रीमेंट इन चार्ज होगा तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो भी न्यूक्लियस है उसका जेड एक से इंक्रीज बाय 1 होगा। और मास पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देख रहे हैं। और गामा रे के बारे में क्या ही बताएं, ये तो फोटोन निकलता है, फोटोन का तो हमें मासलेस भी बोलते हैं। तो गामा रेज के बारे में कुछ बताने को है नहीं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर थोड़े और चीज़ों के बारे में जानना भी बाकी है। पर क्योंकि मैंने बोला था तो मैं आज आपको एक अच्छा प्रॉब्लम करा ही देती हूँ। तो अगर तुम फिज़िक्स पढ़ रहे हो, ये एक चीज़ याद रख लेना कि मतलब ग्राफ से ना तुम्हें प्यार होना चाहिए। ग्राफ को मतलब कभी ऐसा नहीं कि हाँ ग्राफ ही तो है बहुत इजी, तुम्हें उस ग्राफ का मतलब एक एक चीज़ समझ में आना चाहिए। क्यों इस पॉइंट पे ये यही रुका, क्यों यहाँ पर वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ये लाइन, क्यों यहाँ पर ज़ीरो है, वो सब समझना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक ग्राफ के ऊपर एक अच्छा प्रॉब्लम कराती हूँ। तो मैं इसे पहले ड्रॉ कर लूँ। हाँ, तो मैंने ये ग्राफ बना लिया है, आप क्वेश्चन सुन लीजिए।
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व फॉर न्यूक्लियस shown in figure X, Y, Z, W. Four nuclei are on curve. The process that would release energy is, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होगा। ये चारों प्रोसेस दिए गए हैं, तो यहाँ पर इस कर्व को देख के बताना है किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होगा। तो किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होगा? जिस प्रोसेस में, मतलब जो प्रोसेस पॉसिबल है। हमने इससे पहले पढ़ा है, फिज़न के बारे में पढ़ा है। तो कोई अगर टूटता है तो एनर्जी मिलती है। फ्यूज़न के बारे में भी वैसे ही पढ़ेंगे कि जो जुड़ता है उससे भी एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे कि सन से एनर्जी कहाँ आती है, मतलब क्यों सन से हम बोलते हैं कि हमें एनर्जी मिल रही है, हमें लाइट मिल रही है, ये सब क्यों होता है? दिस इज़ ड्यू टू फ्यूज़न। तो फ्यूज़न टूटता है, फ्यूज़न जुड़ता है, पर दोनों में एनर्जी रिलीज़ होती है। और कोई टूटता है या कोई जुड़ता क्यों है? क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसे ज़्यादा बढ़ानी होती है। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और हमने ये सुना है कि मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होती है, जैसे कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पास आते ही, इसलिए वो वहाँ पर स्टेबल रहता है। पर अगर कुछ एनर्जी दे दे, उसे एक्साइट कर दे, तो वो ऊपर लेवल तक चला तो जाता है, पर फिर नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे स्टेबल होना होता है। तो वैसे ही जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी वो स्टेबल होगा, पर इस दौरान उसे एनर्जी रिलीज़ करनी होती है स्टेबल बनने के लिए। तो यही चीज़ हमें देखनी है। तो कोई रिएक्शन, मतलब ये न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो कब होगा, इससे हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप एसेलेरेटर बुक देखोगे तो इसे पूरा मतलब कैलकुलेशन करके बहुत लंबा बनाया गया है। पर अगर हम मतलब थोड़े लॉजिकली सोच लें तो ये और भी इजी हो सकता है। तो ये रिएक्शन कब होगा? जब बाइंडिंग एनर्जी पर प्रोडक्ट में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी। मतलब या तो वो एक्स का, सबसे सपोज करो हम एक्स की बात करते हैं, वो या तो वाई बनेगा, डब्ल्यू नहीं बनेगा। एक्स से डब्ल्यू बनेगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज़ हो रही है, जेड पे डिक्रीज़ हो रही है। वाई से तो कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि वाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा है। तो हमें देखना है अल्टीमेटली कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले न्यूक्लियस बनेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पहला एग्जांपल, वाई से बन रहा है। ये तो मैंने बता दिया वाई से नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी ऑलरेडी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज़्यादा है, वो क्यों चाहेगा कि मैं अनस्टेबल बनूँ, तो ये गलत है। तो बी देखते हैं, डब्ल्यू से बनेगा एक्स और जेड। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं डब्ल्यू की 7.5 है और जेड की 5.0, तो डब्ल्यू से जेड तो नहीं बनेगा, वो क्यों घटेगा, ये गलत है। सी देखते हैं, सी लिखा है डब्ल्यू से 2y, ये पॉसिबल है। और एक्स से y प्लस जेड, एक्स से y प्लस जेड, जेड तो एक्स से भी कम है, तो ये नहीं होगा। तो इसे न्यूमेरिकली भी कैसे, मतलब नंबर से खेल कर कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर y की मतलब 8.5 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है और इसके न्यूक्लियन कितने हैं, 60। ये क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, और जिसे मास नंबर बोलते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो टोटल एनर्जी मिल जाएगा। फिर यहाँ पर 2z लिखा है, मतलब एक z की एनर्जी कैलकुलेट कर देते हैं, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है और इसके पास कितने न्यूक्लियन है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। और 2 न्यूक्लियन के बारे में बात हो रही है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई उसके साथ कर देना है। और फिर दोनों में देखना है एनर्जी मतलब रिलीज़ होगी या नहीं होगी। तो ऐसे ही आप सब, उससे आपके लिए ये होमवर्क है कि आप इन नंबर के साथ थोड़ा खेल लीजिए। नेक्स्ट क्लास हम ऐसे ही एक ग्राफ की सुंदरता को देखने वाले हैं।
तो तब तक आप अच्छे अच्छे प्रॉब्लम कीजिए, नंबर के साथ खेलिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।